हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रिकल। आज का वीडियो हमारा आईपीआर सब्जेक्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। अब तक हमने अपने वीडियोस के अंदर ये पढ़ा था कि पेटेंट होता क्या है, इंडियन पेटेंट लॉ क्या है और इंडियन पेटेंट लॉ की हिस्ट्री क्या है, किन क्राइटेरिया पे पेटेंट मिलता है। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था कि पेटेंट ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है और एक पेटेंट होल्डर के ऊपर क्या राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस होती हैं। अब ये हमारा जो वीडियो है इसके अंदर हम इन्फ्रिंजमेंट, रेमेडीज़ एंड एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि क्या अगर आपको एक पेटेंट मिल चुका है तो उसका इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो सकता है, उस इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं कि किन केसेस में इन्फ्रिंजमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट से। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेक्शन 48 जो है एक्ट का वो पेटेंटी के राइट्स देता है। तो सबसे पहला जो राइट्स है वो ये कहता है कि जो पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसे यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट है पेटेंट होल्डर के पास। अब यूज़ वो कैसे कर सकता है? मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग करके। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोसेस को यूज़ करने का कहीं ना कहीं राइट है पेटेंटी के पास। तो कहीं ना कहीं जो ये सेक्शन अपने आप में ये कह रहा है कि अगर एक एक्सक्लूसिव राइट पेटेंटी का है वो अगर आपने इन्फ्रिंज किया तो जो पेटेंटी है वो अपना राइट एनफोर्स करा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। तो जो सेक्शन 48 के अंदर जो एक्सक्लूसिव राइट है और उसके अंदर एक ये टर्म भी है कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होना चाहिए जो प्रोसीजर है, एंड दैट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंटी। तो इन केसेस के अंदर जो पेटेंटी है वो चाहे तो कोर्ट में जाकर अपना राइट एनफोर्स करा सकता है। इस केस के अंदर एक और चीज़ आती है कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड का क्या मतलब है। डायरेक्टली ऑब्टेन्ड का मतलब इस केस के अंदर सबसे पहले कोर्ट ने बोला था, वैसे तो हमारी इंडियन लॉ के अंदर इतना ज़्यादा क्लियरली इस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट ये केस और एक और केस है इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटेंट ही इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये केस था राम प्रकाश वर्सेस मंगत राम चौधरी का। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड मैरो लगाई थी। ये डॉक्ट्रिन हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। ये डॉक्ट्रिन का मतलब है कि किसी एक प्रोविज़न का या फिर किसी एक चीज़ का आप सब्सटेंस देखो, उसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है वो नहीं, उसके अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है, उसका एसेंस क्या है वो चीज़ देखो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली इस केस के अंदर पिथ एंड मैरो डॉक्ट्रिन लगाई थी और ये कहा था कि हमें केवल स्पेसिफिकेशंस रीड नहीं करने हैं, हमें वी हैव टू रीड स्पेसिफिकेशंस। हमें ऊपर क्या दिख रहा है वो नहीं रीड करना है, हमें दिख रहा है कि अल्टीमेटली क्या व्यूअर्स के पास जा रहा है या फिर यूज़र्स के पास जा रहा है। अगर वो इन एसेंस सेम है पेटेंट से तो फिर कहीं ना कहीं ये पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहा है। दूसरा जो केस था ओसराम लैंप वर्क्स लिमिटेड वर्सेस पोप इलेक्ट्रिक लैंप कंपनी। इस केस के अंदर कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इममटेरियल वेरिएंट्स के बारे में बात की थी। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि ऐसी चीज़ें जो कि टेक्निकली उस पेटेंट के लिए इममटेरियल है, कि भाई आपने नाम दूसरा दे दिया या फिर आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दूसरी यूज़ कर ली, कि भाई आपने सेल इस कंपनी का यूज़ करने की बजाय इस कंपनी का सेल यूज़ कर लिया। तो जो इममटेरियल वेरिएंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अनअसेंशियल फीचर्स जो है वो हमें अकाउंट में नहीं लेने हैं, हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जो कि मेजर उसका एसेंस है। वही पिथ एंड मैरो वाली बात इस केस में भी बोली गई थी। तो अब बात करते हैं रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट की। सबसे पहले हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करते हैं। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि सेक्शन 104 के अंदर दिया हुआ है कि सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट इन्फीरियर टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है पेटेंट के इन्फ्रिंजमेंट के केसेस को हैंडल करने का। और अगर ऐसा कोई केस हो जिसके अंदर रेवोकेशन ऑफ पेटेंट का केस हो अगर कोई, तो वो जो केस है वो हाई कोर्ट के पास है उसका ज्यूरिसडिक्शन। इन्फ्रिंजमेंट के केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्राइमा फेसाई प्लेंटिफ के ऊपर होता है। प्लेंटिफ को ही ये प्रूफ करना है कि आप क्यों केस लेकर आए हो, कि आपको कैसे पता चला कि ये इन्फ्रिंज कर रहा है। और उसके बाद हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि अगर प्रोसेस का केस हो तो उस केस के अंदर प्राइमा फेसाई केस जब प्लेंटिफ प्रूफ कर देता है तो उसके बाद कोर्ट जो है
वो डिफेंडेंट को या रिस्पोंडेंट को भी बोल सकता है कि वो अपने साइड से भी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रेजेंट करे। इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 3 इयर्स है कि अगर आज की डेट में इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो आज से 3 साल के बीच में ये जो केस है ये इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 3 साल के बाद ये टाइम बार्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन है जो अंडर 64 सेक्शन 64 दिए गए हैं वो ग्राउंड्स फॉर सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट भी दिए जा सकते हैं। मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि जो ग्राउंड्स पे प्लेंटिफ अपना केस फाइल कर रहा है उन्हीं ग्राउंड्स पे डिफेंडेंट भी अपना केस फाइल कर सकता है कि हमें ये वाला पेटेंट जो पेटेंट ए था उसे हमें रिवोक करना है, और पेटेंट ए वाला जो है वो बी के लिए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर सकता है सेम ग्राउंड्स पे जो कि सेक्शन 64 के अंदर दिए हुए हैं। अब सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो सेक्शन 108 के अंदर रेमेडीज़ दिए हुए हैं। तो ये 4 तरीके की रेमेडीज़ दिए हुए हैं। इंजंक्शन वेदर टेम्पररी और फाइनल, डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंज्ड गुड्स और सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं इंजंक्शन वेदर टेम्पररी और फाइनल। तो हम सब जानते हैं कि जो फाइनल इंजंक्शन होता है वो तो कोर्ट अपना पूरा प्रोसीडिंग्स के बाद देता है, बट टेम्पररी इंजंक्शन जो है उसके लिए जो प्लेंटिफ है वो कभी भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है। इसके अंदर ये है कि प्लेंटिफ को ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है कि जो प्राइमा फेसाई केस है वो प्लेंटिफ के फेवर में ही लाई करता है, और जो बैलेंस ऑफ फेवर है वो भी प्लेंटिफ के फेवर में लाई करता है। और सेकेंडली जो पेटेंट है उसकी वो वैलिड पेटेंट है और उस पर काम भी किया गया। तो पेटेंटी को ये 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी तब वो टेम्प्रेरी इंजंक्शन कोर्ट से मांग सकता है, और कोर्ट उसको टेम्प्रेरी इंजंक्शन दे देगा कि सामने वाला इंसान अपने पेटेंट पे आगे काम ना करे। फाइनल इंजंक्शन जो है वो कंक्लूजन ऑफ द सूट, जब सूट ख़त्म हो जाता है उसके बाद फाइनली कोर्ट जो है वो फाइनल इंजंक्शन देती है। और ये जो फाइनल इंजंक्शन है इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि पेटेंट की वैलिडिटी है। पेटेंट की वैलिडिटी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि 20 ईयर्स होती है, 20 साल। इसके बाद डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये अगली रेमेडी है। इसके अंदर बेसिकली ये है कि प्लेंटिफ को इन दोनों में से कोई एक अवॉर्ड किया जा सकता है, या तो डैमेजेस या फिर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। डैमेजेस क्या है? कंपनसेशन, कि जो भी डैमेज प्लेंटिफ को अकर हुआ है उससे रिलेटेड कंपनसेशन वो प्रोवाइड करा सकता है, या फिर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट की जो भी प्रॉफिट डिफेंडेंट ने अचीव किया है वो प्लेंटिफ को मिले। अगली रेमेडी है हमारी डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंज्ड गुड्स। तो अगर प्लेंटिफ को एंड कोर्ट को ये चीज़ लगती है कि इवन आफ्टर दिस डिक्री जो डिफेंडेंट है वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने पास जो उसके पास ऑलरेडी पोजेस्ड गुड्स हैं उन गुड्स को यूज़ करके प्रॉफिट कमाए, तो जो कोर्ट है वो इसके अंदर ये ऑर्डर कर सकता है कि या तो आप सारा का सारा प्रोडक्ट जो है अपना वो प्लेंटिफ को डिलीवर कर दो, या फिर आप उनको डिस्ट्रक्ट कर दो। अगली जो वो है रेमेडी वो है सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी। तो अगर किसी भी सूट के दौरान ऐसा कोई क्लेम उठता है जिसमें ये पूछते हैं कि पेटेंट वैलिड है या नहीं है, मतलब कि जिसके पास पहले से पेटेंट था उसका पेटेंट वैलिड है या नहीं है, तो उस केस के अंदर अगर कोर्ट को पता लगता है कि जो पेटेंट ए था वो वैलिड था, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो पेटेंट ए को एक सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी दे देता है। ये सर्टिफिकेशन वो आगे जाके भी अगर कोई और भी केस उसके खिलाफ होता है तो वो यूज़ कर सकता है कि भाई मेरा तो पेटेंट वैलिड है, कोर्ट ने भी बोल रखा है, अब आप अपना अपना देखो। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स। कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि इन्फ्रिंजमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर हमने उनके रेमेडीज़ पढ़े। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं लॉ के अंदर जो कि जिन केस के अंदर लॉ बोलती है कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता, वो प्राइमा फेसाई हो सकता है कि इन्फ्रिंजमेंट लगे, पर लेकिन लॉ ने उनको स्पेशली बोल रखा है कि ये इन्फ्रिंजमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इनके अंदर क्या क्या केसेस हैं? सबसे पहला सेक्शन 47, ग्रांट ऑफ पेटेंट टू बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसे कंडीशंस पेटेंट के ग्रांट पर लगाए जाते हैं। क्या कंडीशंस लगाए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक यूज़ और टू टीच पीपल, मतलब कि अगर कोई इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पेटेंट के प्रोडक्ट या प्रोसेस के साथ तो उसको अलाउड है, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है या वो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है तो वो भी अलाउड है इस सेक्शन के अंदर। अगला एक्सेप्शन जो है वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को अपने यूज़ के लिए इंपोर्ट कर सकती है, सेल कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, पर लेकिन अपने यूज़ के लिए, नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए।
अगला है एक्सेप्शन सेक्शन 49 के अंदर, जो कि फॉरेन वेसल्स का है। ये बेसिकली इस सेक्शन के अंदर ये कहते हैं कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो अगर किसी फॉरेन वेसल पे या किसी एयरक्राफ्ट में जो कि टेम्पोररीली या फिर एक्सीडेंटली इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ गया है या आता है, वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। टेम्पोररीली का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमें पता है कि जैसे कोई फ़्लाइट है, वो ले ऑफ कर रही है इंडिया में कुछ टाइम के लिए और फिर वो वापस कहीं और आगे जाएगी, तो वो चीज़ टेम्पोररीली है। जैसे कि कोई स्केड्यूल्ड चीज़ होती है जो हमें पता ही है कि वो चीज़ होगी और वो चीज़ वापस चली जाएगी, उसमें मतलब वो चीज़ बेसिकली इंडिया में नहीं रुकेगी और इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ये जो एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 5 ऑफ पेरिस कन्वेंशन में भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर भी यही बोला गया है, राइट्स कन्फर्ड बाय अ पेटेंट शेल नॉट एक्सटेंड टू द यूज ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन ऑन बोर्ड ऑफ वेसल्स व्हेन सच वेसल्स टेम्पोररीली और एक्सीडेंटली एंटर्स द वाटर्स, प्रोवाइडेड दैट द इन्वेंशन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द नीड्स ऑफ द वेसल। अगला जो एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 107A का। यह है रेगुलेटरी यूज़, मतलब कि कोई भी ऐसा यूज़ जो कि लॉ के अंदर अलाउड है। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो है ये बोलर प्रोविज़न। इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग कोई भी है पेटेंटेड प्रोडक्ट की हो रही है जो कि रिक्वायर्ड अंडर लॉ है, तो वो चीज़ अलाउड है, वो चीज़ एक एक्सेप्शन मानी जाएगी। ये बोलर प्रोविज़न है। और इसी सेक्शन के अंदर दूसरी चीज़ है, दूसरे क्लॉज में है एग्जॉस्शन ऑफ पेटेंटेड राइट्स। इसके अंदर बेसिकली ये है कि अगर कोई पेटेंट होल्डर अपने राइट्स, अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट को बिना रिस्ट्रिक्शंस के कंप्लीटली मतलब एब्सोल्यूटली आगे सेल कर दे, तो वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्शन ऑफ पेटेंटेड राइट्स हो जाता है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेगुलेटरी यूज़ के अंदर आती है, जो कि लॉ अलाउ करती है। अब हम फटाफट से एक बारी अपनी टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स पढ़ा, जिसके अंदर से हमने सेक्शन 48 पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड मैरो पढ़ी, डॉक्ट्रिन ऑफ इममटेरियल वेरिएंट्स पढ़े। इसके बाद हमने रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स पढ़ा। हमने 4 रेमेडीज़ पढ़ी, इंजंक्शन और टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट एंड टेम्प्रेरी, डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंज्ड गुड्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े इन्फ्रिंजमेंट के, जिसके अंदर है सेक्शन 47, 49 एंड 107। तो थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।